हेलो दोस्तों, कैसे हो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान और मुश्किल क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अपन ने क्या ठान लिया है? अपन ने ठान लिया है नीट 2024 में एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का ठान लिया है। और ठानने के पीछे कुछ अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे अपन 3 छोटी छोटी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ जिस तरीके से आपने अपने सराउंडिंग में जो बातें सुनी है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो रटने का सब्जेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, एकदम कतई गलत बात है। अगर ऐसी बातें आपने सुनने को मिली है और ऐसी आपके दिमाग में चीजें हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपने बायोलॉजी सही जगह से अभी तक नहीं पढ़ी है। इसका मतलब बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, वर्ड्स ऐसे बोलेंगे आपको कि मैं क्या हूं, तो वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी चीज को याद करने से पहले समझना पड़ता है, और बायोलॉजी आप रट नहीं सकते। आप लंबे टाइम तक अगर याद रखना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद में बार बार रिवाइज करते जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसे रट नहीं सकते, रट के बैठ नहीं सकते, इसलिए पहले समझिएगा। तो मैं यहाँ पे एक 10th क्लास का जो बच्चा होता है, वो जब 10th क्लास से जब 11th क्लास में आता है और वो डॉक्टर बनने की सोचता है, तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करता है। बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता ही है, लेकिन बायोलॉजी जब वो सब्जेक्ट चूज करता है उसे ज्यादा आइडिया नहीं होता, या तो उसने पहले से सोच लिया होता है, या फिर उसके घर वालों ने बोल दिया होता है कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो बायोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ता है और उसे ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो मैं उसी बच्चे को समझाने आया हूं कि किस तरीके से बायोलॉजी को अपन पढ़ेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जिससे अपन को बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस छोटी सी जर्नी में लेके चलता हूं, मेरे साथ में ध्यान से समझते जाइएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। जब भी आप बायोलॉजी नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पूछता रहता हूं कि बायोलॉजी बोलते ही दिमाग में क्या आता है, तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पढ़ना, अपने सराउंडिंग के बारे में जानना, ये बायोलॉजी है। तो मैं कहीं ना कहीं बोलता हूं हाँ यही सच है और यही बायोलॉजी है। बायोलॉजी का मतलब यही है, अपन हर एक चीज को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। तो मेरी बातें एक एक ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक वर्ड को आपको समझाऊंगा। तब मैं ऐसे बोलूंगा कि जब कई बड़े वर्ड आपको देखने को मिले तो उस बड़े वर्ड को अपन तोड़ेंगे, तोड़ के छोटे वर्ड का मीनिंग अपन समझ जाएंगे, और उसके बाद में उस पूरे बड़े वर्ड का मतलब अपन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, इसे बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब ही लिविंग होता है। जहां पे भी बायो दिखे वहां पे लिविंग दिमाग में आना चाहिए। लॉजी एक वर्ड है जो लोगो से आया है, लेकिन इसका मतलब अपन सिंपल पढ़ेंगे स्टडी, स्टडी करना। स्टडी करना लॉजी का मतलब होता है। जैसे मैं आपको बहुत सारे वर्ड बोल के बताता हूं, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें लॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना होता है, स्टडी करना। अब उस आगे वाले वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो फिर वो लॉजी का मतलब अपन को पहले से ही पता है कि स्टडी करना होता है। तो बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना। क्या ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना? नहीं, ओनली लिविंग नहीं, लिविंग के साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किस तरीके से इंटरेक्शन करती है उसके बारे में पढ़ना भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी ही होता है। तो अपन आगे चलते हैं, और इस चैप्टर में बायो का मतलब लिविंग है, तो अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं जो 11th क्लास के पहले पेज पे दिया गया है, और उस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो है ही लिविंग का सब्जेक्ट। तो पहले अपन ये तो जाने कम से कम कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। आप बोलोगे कि सर हमें पहले से ही पता है, लेकिन यार ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे। अपन साइंस के स्टूडेंट है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, अपने पास में किसी चीज का रीजन होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट के पास में कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि मैं जो लिविंग बोल रहा हूं या फिर नॉन लिविंग बोल रहा हूं, इसके पीछे ये रीजन है। तो वो रीजन जानने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज को अपन क्यों लगा के पढ़ते जाएंगे। तो बायोलॉजी जो है वो शुरू होता है लिविंग से, तो मैं अपन लिविंग ही समझने की कोशिश करते हैं। और चैप्टर जो शुरू होता है लिविंग वर्ल्ड, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ये जीव जगत है जो ये लिविंग वर्ल्ड है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना मनोहरम है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे बटरफ्लाई का नाम लिया गया है,
हॉर्सेज के नाम लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों का नाम लिया गया है। पर मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने घर से जब स्कूल निकलते हैं तो आप कितनी सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं, कितनी सारी चीजें देखते हुए जाते हैं, चाहे आप बस में जाते हो, चाहे पैदल जाते हो, चाहे साइकिल चला के जाते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें देखते हुए चले जाते हो। जैसे प्लांट्स देखा, चलती हुई कार देखी, काऊ देखा, डॉग देखा, ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होगी, स्टोन देखा, एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको डेली दिखती है और उसी जगह दिखती है जहां पे आप रोज देखते हैं। कुछ चीजें ऐसी दिखती है जो आपको आज मिली लेकिन कल नहीं मिलेगी। इसका मतलब कुछ चीजें चल के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो अपने दिमाग में छोटा सा कैलकुलेशन अपने आप ही चलता रहता है। अपन ये बोलते रहते हैं कि नहीं यार, जो चीजें चलती है वो लिविंग होती है, जो नहीं चलती वो नॉन लिविंग होती है। फिर आप जब प्लांट की ओर देखेंगे तो प्लांट चलता नहीं है, फिर भी वो लिविंग है। और एक कार चलती है, फिर भी वो नॉन लिविंग है। तो ये सारी चीजें जो अपने दिमाग में आती है, इसे आप आज अपन सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और एक पर्टिकुलर रीजन के साथ में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें ये सारी जनरल बातें करने के बाद में दो क्वेश्चन किए गए हैं। एक क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, जिसकी अपन बात करते ही जा रहे हैं। और उसके बाद में किया गया है कि जो लिविंग है वो जिंदा रहने का पर्पज क्या है, कि उनका जिंदा रहने का पर्पज क्या है। पर्पज से जब अपन रिलेशन बनाते हैं तो वो बोलता है कि यार जो ये तो पर्पज का मतलब, तो ये तो फिलोसॉफी का क्वेश्चन हो गया। तो फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपन नहीं करेंगे, फिलोसॉफिकल व्यू अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। अपन देखेंगे एज ए साइंस स्टूडेंट व्हाट इज लिविंग और उसके पीछे रीजन क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए अपने पास में कुछ, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, अपने पास में करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि इसके ये करेक्टर है। करेक्टरिस्टिक फीचर, करेक्टर क्या क्या होते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। इसका मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसका मतलब लिविंग और नॉन लिविंग की जब अपन साथ में बात करते हैं और कुछ चीजें मैच हो जाती, जैसे मैं बोलता हूं कि एक बेंच अपने पास में, उसकी हाइट होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी हाइट होती है। एक बेंच की साइज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी साइज होती है। एक बेंच में जो मास होता है, ऐसा ही मास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये तो बहुत सारी चीजें मैच हो रही है। और जब एक लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसी चीजें मैच हो जाए तो अपन कहीं ना कहीं लिविंग और नॉन लिविंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन ये पता नहीं कर पाते कि लिविंग बोलूं तो कैसे बोलूं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी भी चीज को लेके, तो वो जो फीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर बता रहा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल बात बता रहा होता है। अगर कोई फीचर आपको जनरल बात बताए जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपको सेम सेम दिखे, जिसमें, तो वो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये जनरल बात करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद में मैं बोलता हूं कि एक फीचर ऐसा आएगा जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा और वो अपन को डेफिनेटली बताएगा कि मैं हूं तो लिविंग है और मैं नहीं हूं तो नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या है, यहां पे मैंने इसका मतलब लिख रखा है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है, any feature which is defining for living, this means this feature should be absent in non-living and present in all livings। जितने भी लिविंग है उन सब में मिलना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं अपन, डिफाइनिंग फीचर। इसका मतलब डिफाइनिंग फीचर जो इनमें से होगा, या फिर मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर डिफाइनिंग फीचर लिख रखे, इनमें से ऐसा कुछ फीचर होगा जो ओनली और ओनली लिविंग में मिलता है, तो उसे अपन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। बाकी सारे फीचर्स को अपन क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल देंगे। कैरेक्टर तो सभी बताएंगे वैसे, लेकिन डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो डेफिनेटली अपन को क्या बताए कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ओके, अपन एक एक करके बात करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया, सबसे पहला जो फीचर है वो है ग्रोथ। ग्रोथ यहां पे एक्सप्लेन करने को दिया गया है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का सिंपल सा मीनिंग है साइज बढ़ना और मास बढ़ना। पहली बात ये की गई है क्या ग्रोथ, तो ग्रोथ के दो फीचर दे रखे हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि यार कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सेल है, उस सेल का साइज बढ़ता है। भाई सेल का साइज बढ़ सकता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ सकता है, बायोमास बढ़ सकता है उसका, तो उसका साइज बढ़ सकता है। तो मैं बोलता हूं यहां पे मैंने लिख दिया ये है ग्रोथ। अगर ग्रोथ हो रही है मतलब क्या बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। चलो, एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो सेम तरीके से क्या कर रहा है कि इसमें ग्रोथ हुई है, और अब की बार जो ग्रोथ बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसमें बायोमास बढ़ गया, इसमें क्या बढ़ गया है, मास बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास का बढ़ना
वजन का बढ़ना और साइज का बढ़ना दोनों ग्रोथ ही तो है, बिल्कुल दोनों ग्रोथ है। इसका मतलब ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मास का बढ़ना और साइज का बढ़ना, दोनों ही ग्रोथ है। तो दोनों ग्रोथ है, तो ये बेटा जी ग्रोथ के केस में ग्रोथ साइज का बढ़ना भी होता है और मास का बढ़ना, इसे क्या बोला गया? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ऐसा क्वेश्चन भी आया नीट में कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आपको बताना है कि साइज का बढ़ना और मास का बढ़ जाना दोनों क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, क्योंकि दोनों केस में ग्रोथ होगी, मास का बढ़ना भी ग्रोथ होता है और साइज का बढ़ना भी ग्रोथ ही होता है। अब अपन एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से अपन ग्रोथ को आगे चले जाएंगे और लेते चले जाएंगे। किस तरीके से देखना, मैं तुम्हें बोलता हूं कि ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्रोथ होती है, और इधर लिख देता हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्रोथ होती है, मुझे बताना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ करी तो क्या हुआ? उसका साइज बढ़ गया, उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? ग्रोथ बोल दूंगा, बिल्कुल ग्रोथ बोल दूंगा। इसके बाद में बोला कि ये जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया है और ये बढ़ने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस है वो इस पूरे साइटोप्लाज्म कंटेंट को या फिर सेल के साइज को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो यही ऑर्गेनिज्म आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड हो जाएगा, इसमें अब ये जो डिवीजन हुआ है इससे क्या बन गया? सेल का नंबर बढ़ गया, सेल का नंबर बढ़ गया। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें देखो साइज भी बढ़ रही है, तो साइज बढ़ना भी तो ग्रोथ है, ये भी तो ग्रोथ है, और सेल का नंबर बढ़ना भी तो ग्रोथ है। तो सेल का नंबर बढ़ना और साइज बढ़ना दोनों ही ग्रोथ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेल का साइज बढ़ना, नंबर बढ़ना दोनों ग्रोथ है। अगर एक साथ दोनों को अपन एक साथ ही रिलेट कर पा रहे हैं कि साइज बढ़ रही है और साथ में नंबर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे केस को अपन बोलेंगे इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट, ये इंक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट है जिसमें अपन ये साइज बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, साथ साथ में हो रही है, चाहे ये हो दोनों ही ग्रोथ हो रही है। सेल का नंबर बढ़ना भी ग्रोथ है और साइज बढ़ना भी ग्रोथ है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये दोनों का साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। एक छोटू सा बच्चा होता है, वो छोटू सा बच्चा जब पैदा होता है तभी उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होते। इसका मतलब छोटा बच्चा पैदा होते ही रिप्रोड्यूस करके नई प्रोजेनी नहीं बना सकता, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ही बच्चा बड़ा हुआ, जिसे अपन बोल देते हैं प्यूबर्टी फेज में चला गया। इसका मतलब ये जो बच्चा है ये यहां से यहां तक पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा होता है, ये मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, जिसे अपन मैच्योरिटी बोल देते हैं। इसके बाद में ये रिप्रोडक्शन करके नई प्रोजेनी बनाएगा, इसके बाद में ही तो ये रिप्रोडक्शन, मतलब यहां पे इसको क्या मिलेगा? रिप्रोडक्शन। तो अब देखना यहां पे इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो यहां पे ऐसा है कि इसमें ग्रोथ साइज बढ़ गई। इसके बाद में अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो एक सेल क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है, एक सेल डिवीजन कर रही है और सेल डिवीजन कर रही है, तो ग्रोथ होना और डिवीजन, यहां पे डिवीजन होने का मतलब क्या है? डिवीजन होने का मतलब नई प्रोजेनी बनाने तो होता है, तो डिवीजन होके नई प्रोजेनी बनाना ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं है क्या? तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन और यहाँ पे ग्रोथ दोनों क्या है? एक ही फिनोमिना और सेम साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है और ये रिप्रोडक्शन होके नई प्रोजेनी बन रही है। ऐसे इवेंट को अपन क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव इवेंट। और अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस में होता है, इसे अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट अगर हो रही है तो वो क्या है? वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। अब मैं तुम्हें बोलूं कि जो ग्रोथ है वो एनिमल में किस तरीके से होती है और प्लांट में किस तरीके से होती है, तो मैं यहां पे एनिमल लिख देता हूं और यहां पे इधर लिख देता हूं मैं प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से ग्रोथ होती है, तो यहां से मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा सारे बच्चे। एनिमल के केस में क्या होगा? एनिमल के केस में आपने देखा होगा कि जब आप पैदा हुए थे उसके बाद में आपकी पूरी बॉडी ग्रोथ कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तब आपके दोनों हाथ नहीं थे और जब आप एक दिन बाहर घूमने निकले और दोनों हाथ बाहर से चिपक गए और आपके दोनों हाथ आ गए।
फिर आप थोड़ी देर बाद में निकले तो आपका सर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर आपके कान चिपक गए, फिर आपका नाक चिपक गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा आपके केस में। इसका मतलब जो एनिमल है उसमें जो ग्रोथ होती है वो सारे ऑर्गन एक तो साथ में ग्रोथ करते हैं, अपनी बॉडी एक साथ ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं होता कि पहले हाथ बड़ा हो गया, फिर सर बड़ा हो रहा है, फिर अपने पैर बड़े हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपना हर एक बॉडी पार्ट साथ में साइमल्टेनियसली ग्रोथ कर रहा होता है, साथ साथ ग्रोथ कर रहा होता है। इसका मतलब पर ये बेटा जी एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ करता है। जैसे मैं बोलता हूं मैक्सिमम 22 ईयर तक अपनी बॉडी ग्रोथ कर सकती है। अपनी हाइट कितनी साल तक बढ़ सकती है? 22 साल तक अपनी हाइट बढ़ सकती है। उसके बाद में हाइट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में जब बोन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हाइट बढ़ना कम क्यों हो जाता है, ये बंद क्यों हो जाता है, ऐसे अपन बातें करेंगे। तो एक एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ क्या होती है? वो थ्रू आउट लाइफ होती है क्या? नहीं, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे एक सर्टेन एज तक होती है। सर्टेन एज तक क्या होती है? ग्रोथ होती है। सर्टेन एज तक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है? और जो ग्रोथ हो रही है क्या वो पूरी बॉडी पार्ट में हो रही है? हाँ, पूरी बॉडी पार्ट में होने का मतलब हर एक पार्ट में ग्रोथ हो रहा है। हर एक पार्ट में ग्रोथ हो रहा है तो अपन ऐसी ग्रोथ को बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड ग्रोथ, डीलोकेलाइज्ड ग्रोथ, या फिर बोलेंगे अनलोकेलाइज्ड ग्रोथ। इसके बाद में सर्टेन एज है और इसके बाद में ये बोलना है, तो इसका मतलब फिर ये एनिमल में सेल डिवीजन रुक जाता है? नहीं, एनिमल में सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है। लेकिन सेल डिवीजन इसलिए होता है एनिमल बॉडी में पूरी मेच्योरिटी के बाद में, ताकि पुरानी सेल को एक तो रिप्लेस किया जाए और या फिर कहीं पे चोट लग गई है, इंजरी आई है, तो उससे रिपेयर किया जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है। तो सेल डिवीजन तो होता है भाई, ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन रुक गया है, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है। लेकिन सेल डिवीजन के पीछे रीजन क्या होता है? या तो रीजन होता है रिपेयरिंग, या तो क्या होता है? रिपेयरिंग, या तो क्या होता है? रिप्लेस, सेल को रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेसमेंट होना या फिर सेल, ये पुरानी सेल है जो वो नई सेल को रिप्लेस कर रही है, या फिर कहीं पे चोट आ गई, इंजरी आ गई तो रिप्लेस वो रिपेयरिंग कर दे रही है। उसके बाद में मैं प्लांट की बात करता हूं। प्लांट के केस में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक प्लांट जो होता है उसमें आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें ये जो प्लांट है, मैं यहाँ पे प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा था। ये जो प्लांट है ये छोटू सा प्लांट है, ये छोटू सा प्लांट बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ऐसे बड़ा हो गया। उसके बाद में क्या इसमें कभी सेल डिवीजन रुकता है? क्या इसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक छोटा प्लांट है जिसमें आपने 2 फीट हाइट पे एक कील लगाई, और ये कील लगाने के बाद में आपने 10 साल तक उस ट्री को देखा नहीं और उस कील को भी नहीं देखा। क्या ये कील 10 साल बाद में बहुत ऊपर चली जाएगी? कुछ बच्चों का आंसर होगा हाँ, ये बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन मैं बोलता हूं ये कील हमेशा 2 फीट पे रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक तरीके से डिपोजिशन जैसा हो रहा है कि 2 फीट पे जो कील लगाई थी वो 2 फीट पे ही है, उसके बाद में सेल बढ़ती चली गई और प्लांट का हाइट बढ़ता चला गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही होती है वो उस रीजन में हो रही होती है जहां पे सेल डिवीजन की कैपेसिटी हमेशा बनी रहती है। और जहां पे सेल डिवीजन की कैपेसिटी हमेशा बनी रहती है, ऐसे रीजन को अपन बोलते हैं मेरिस्टेम रीजन, मेरिस्टेम रीजन, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, डिवीजन की कैपेसिटी जहां पे है उसे अपन मेरिस्टेम जोन बोलते हैं। क्या प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता है? मैं बोलूंगा हाँ, प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता है। जब तक प्लांट इस नेचर में जिंदा रहता है तब तक प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, प्लांट ग्रोथ करता ही चला जाता है। लेकिन 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 एनिमल की तरह नहीं। एनिमल की पूरी बॉडी ग्रोथ करती है, क्या प्लांट की पूरी बॉडी ग्रोथ करती है कि थ्रू आउट लाइफ? नहीं, प्लांट में वही रीजन ग्रोथ करता है जहां पे मेरिस्टेम रीजन हो, जहां पे डिवीजन की कैपेसिटी रखती हो सेल, वही रीजन ग्रोथ करता है। इसका मतलब प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसी है? वो लोकेशन फिक्स है उसकी, वो लोकेलाइज्ड ग्रोथ है। लोकेलाइज्ड ग्रोथ प्लांट के केस में है। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि जो सेल डिवीजन होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, या फिर ये बोल सकता हूं थ्रू आउट लाइफ इसमें ग्रोथ चल रही होती है। थ्रू आउट लाइफ इसमें क्या बढ़ रही होती है? हाइट भी बढ़ रही होती है, ग्रोथ भी चल रही होती है, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि मेरिस्टेम जोन में ही सेल डिवीजन होता रहता है। हर एक बॉडी पार्ट में सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन एनिमल के केस में सर्टेन एज तक पूरी बॉडी पार्ट में सेल डिवीजन हो रहा होता है। सर्टेन एज के बाद में सेल डिवीजन होता है, कंटिन्यू होता है, लेकिन वो रिपेयरिंग के लिए और सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। ऐसा यहाँ पे मैंने बोला है। उसके बाद में मैं बोल देता हूं आपको
कि जो ग्रोथ है वो एक ग्रोथ जो होती है सेल में, वो सेल में ग्रोथ किस तरीके से तो अभी तक मैंने ऐसे बताया आपको कि एक बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है। अब ग्रोथ करने के बेस पे मैं बोलता हूं कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग क्या दोनों ग्रोथ करते हैं क्या? तो मैं बोलता हूं यार अगर मास के बढ़ने की बात करूं ना मैं, तो मास तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे भी डिपोजिशन से बढ़ता रहता है, इसका मतलब उसमें भी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये जो फीचर है ये मेरे को जनरल बात बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूं ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं यहाँ पे रख के चला जाऊं और 5 साल बाद में देखूं तो इसमें डस्ट के पार्टिकल जमा होते होते इतना थिक हो जाएगा, तो क्या इसका मास बढ़ गया, इसकी हाइट बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई नहीं यार। अगर मास बढ़ना, अगर हाइट ये साइज बढ़ना ही ग्रोथ है, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती है, तो लिविंग तो करती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? तो मैं बोल देता हूं कि अगर लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और इसका साइज ऐसे बढ़ेगा, अंदर से इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है, इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। एक आपने सुना होगा, एक आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले, इसे मैं लिखता हूं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो है वो रेत के टीले, उसमें जैसे यहाँ पे तेज हवा चली, तेज हवा चलने से क्या हुआ, यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल का डिपोजिशन होता गया, मिट्टी के कण यहाँ पे जमा होते गए और इसका हाइट बढ़ गया। ये भी तो ग्रोथ है। इधर ग्रोथ हो रही, इधर ग्रोथ कैसे हो रही? इधर ग्रोथ हो रही इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ को यहाँ पे एक वर्ड से बोला गया जिसे अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहां पे होती है? लिविंग, यहां पे लिविंग है। ये जो बाहर से डिपोजिशन से जो ग्रोथ हो रही है, किससे? डिपोजिशन से जो ग्रोथ हो रही है वो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है तो वो डिपोजिशन से ग्रोथ होगी, और डिपोजिशन से ग्रोथ ओनली और ओनली नॉन लिविंग में होती है। इसका मतलब मुझे ये बताना कि जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर इंटरनल ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, तो क्या वो लिविंग है? हाँ, 100% लिविंग है। और अगर डिपोजिशन से ग्रोथ है तो वो 100% नॉन लिविंग है। तो मुझे बताना कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है तो मुझे डेफिनेटली ये बताएगा कि इंटरनल ग्रोथ है तो ये बॉडी लिविंग है, और अगर एक्सटर्नल ग्रोथ है तो वो नॉन लिविंग है, या फिर इंटरनल ग्रोथ एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग बॉडी हो जाएगी। ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है। और यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल है। ये ग्रोथ कैसी है? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल अगर ग्रोथ है, और अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है, तो इंटरनल ग्रोथ है वो एक तरीके से लिविंग बॉडी का डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। बाकी डिपोजिशन से होने वाली ग्रोथ, अब यहाँ पे जब हवा तेज चली, एयर यहाँ पे तेज चली, तो यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल, यही हवा थोड़ी देर बाद में इधर से चल जाए तो ये डस्ट के पार्टिकल वापस आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल ग्रोथ। रिवर्सिबल ग्रोथ जहां पे होती है वो नॉन लिविंग बॉडी होती है। लेकिन अगर मैं ओनली और ओनली ग्रोथ बोलूं, इसमें मास का बढ़ना अपन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे भी ग्रोथ होती है और यहाँ पे भी ग्रोथ होती है। तो लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो ओनली और ओनली क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर की बात करूं तो इसमें इंटरनल ग्रोथ, इरिवर्सिबल ग्रोथ जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर होती है। वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ में डिफाइनिंग फीचर भी होता है। पहला फीचर मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। दूसरा फीचर मैं फटाफट से बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे मैं बात करूंगा तो मैं यहां पे लिखता हूं दूसरा फीचर, और दूसरे फीचर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का सिंपल सा डिफाइनिंग अगर अपन बात करें तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसा बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ओवन काइंड ऑर्गेनिज्म बनाता है, अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसे अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है और नया ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलो, रिप्रोडक्शन को मेनली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया गया है। अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो जेनेटिसिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन नहीं, मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन नहीं मानते। तो रिप्रोडक्शन जो मेन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हर जगह मिलता है? तो मैं बोलता हूं यार हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। कहां पे नहीं मिलता? मेरी बात ध्यान से सुनना।
क्या किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है या फिर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है क्या? तो मैं बोलता हूं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या सारे लिविंग में मिलता है? सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन मिलता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अगर इसका ये फीचर है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार ये अगर फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसे अपन मेनली रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोल रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है क्या? तो मैं बोलता हूं नहीं यार, लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें ये कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म अब लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से? जैसे मैं बोलता हूं एल्गी जो होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें मोस्ट में प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होता है। फंजाई की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पोर बनता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन के साथ में इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के साथ में जो मोस होता है जिसे अपन ब्रायोफाइट्स बोलते हैं उसमें प्रोटोनिमा होता है। प्रोटोनिमा से क्या बनता है? प्रोटोनिमा से यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसमें स्पोर बन जाता है। इसके बाद में मैं अगर बात करूं किसमें कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म हो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे अपन यहाँ पे रिप्रोडक्शन ही नहीं मान रहे, पर ये लिविंग है, सब ये लिविंग है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है तो फिर इन्हें अपन नॉन लिविंग थोड़ी बोल दे, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। इसके साथ में ये बोलते हैं कि ये तो हो गई लोअर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो हायर ऑर्गेनिज्म के केस में देखना, हायर ऑर्गेनिज्म के केस में मैं आपको बताता हूं क्या किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है या फिर सभी में मिलता है। तो मैं बोलता हूं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हायर ऑर्गेनिज्म में सब में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में मैं आपको बताता हूं एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बोल देता हूं। आपको अपने आसपास में ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स देखे होंगे। तो ह्यूमन कपल्स आपने देखे होंगे जो क्या है? इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब होता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। बच्चे पैदा नहीं करने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें गेमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो या फिर रिप्रोडक्शन का जो पहले से होता है जिसे एम्बुला बोलते हैं, वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन साइट सही से वर्क नहीं कर रही हो तो वो कपल क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा म्यूल। म्यूल जो है वो डंकी और हॉर्स से पैदा होता है, डंकी और हॉर्स के मिक्सर से पैदा होता है, जिसमें जो डंकी होता है वो मेल होता है और हॉर्स होता है फीमेल होता है। इसकी यहां से मैटिंग से क्या बनता है? म्यूल बनता है। ये कहीं ना कहीं लिविंग है लेकिन ये आगे नई प्रोजेनी नहीं बना सकता और ये हायर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, पर ये लिविंग है। वर्कर बी होती है, वर्कर बी के साथ में और भी बी होती है, ड्रोन होता है, क्वीन बी होती है। ड्रोन और क्वीन बी जो होता है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नई प्रोजेनी बना रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फेज में बना रहे हो, लेकिन वर्कर बी कभी भी नई प्रोजेनी नहीं बना सकते। तो वर्कर बी जो होती है वो नई प्रोजेनी नहीं बना सकती। तो क्या ये नॉन लिविंग है? तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये क्या नॉन लिविंग है? तो जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आपके आस पड़ोस में या फिर आपके फैमिली में भी हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये जो है ये सब नॉन लिविंग थोड़ी है, तो लिविंग ही है। तो ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन इनमें तो रिप्रोडक्शन ही नहीं है और ऐसा ही रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी नहीं है। तो नॉन लिविंग थोड़ी मान ले फिर इनको। देखो नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं है अपन को श्योर पता है, लेकिन ये लिविंग है, इनमें भी तो रिप्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन कुछ एक ऑर्गेनिज्म में है जो हायर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन अपन को, जैसे ही मैं रिप्रोडक्शन बोलता हूं तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं बता पा रहा कि लिविंग में होगा या फिर नहीं होगा, तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और जब भी मुझे कोई ये कैरेक्टर कंफ्यूज करता है तो मैं इसे ओनली और ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसीडर करता हूं, मैं उसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकता। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो क्या करें, जो अपन को डेफिनेटली बताए कि हाँ ये फीचर है तो लिविंग है, नहीं है तो नॉन लिविंग। नेक्स्ट जो बात है वो नेक्स्ट बात मैं यहां पे बताने जाऊंगा और उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कई बच्चों ने मेटाबॉलिज्म हो सकता है पहली बार पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मैं सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं। अगर आपने पहली बार सुना है तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब समझाता हूं। देखो तीसरा जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने डाइजेशन का नाम सुना होगा। डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, तोड़फोड़ चलती रहती है। अपनी बॉडी में तोड़फोड़ जहां पे चल रही है उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। तो डाइजेशन में कहीं ना कहीं एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन सबका डाइजेशन चल रहा होता है, तोड़फोड़ चल रही होती है। उसे अपन मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते तो है। मैं बोलता हूं यार आपने खाया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सारे बच्चे मेरे को ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे मुझे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन सेकेराइड बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। सेकेराइड, सेकेराइड यानी शुगर होता है, पॉलीसेकेराइड यानी एक से ज्यादा शुगर। एक से ज्यादा शुगर मतलब ये पॉलीमर होता है। ये अपन ने एज ए फूड अपने इंटेक किया। अपने इंटेक किया तो क्या होगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये एंट्री करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट टूट के ऐसे पार्टिकल्स बना देगा, जिसे मैं ये बोल देता हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो यहां से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो मैं बोल दिया मैंने कि सिंपल तरीके से कि यहां पे निकला है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज यार यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स में मिक्स होकर ब्लड के साथ में ये हर एक सेल तक पहुंच रहा होता है। ये मान लेता हूं ये सब सेल है, इन सभी सेल को ये यहां से ब्लड सप्लाई जा रही है। और ये ब्लड सप्लाई ही, जिस तरीके से आप कभी अगर पंगत में बैठ के खाना खाया हो तो ऐसे खाना पकड़ाने वाला आता है और बोलता है कि आपको जो भी सामान चाहिए वो बोल दीजिएगा। जैसे मान लो पूड़ी लेके आया तो पूड़ी 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 करता हुआ चला जाता है, फिर सब्जी लेके आया सब्जी सब्जी सब्जी, मिठाई लेके मिठाई 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 करता चला जाता है। और अगर आपको चाहिए होती है तो आप उसे रोक लेते हैं और पर्टिकुलर चीज आप लेते चले जाते हो। ऐसा ही ब्लड करता है अपनी बॉडी में। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेकर अपन समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये खाना खाने वाले लोग हैं और ये वो खाना देने वाला पर्सन है। तो ये कौन है, तो ये अपनी ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई में क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है। सेल को अगर ग्लूकोज चाहिए होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन से या फिर किसी प्रोसेस से यहाँ पे इस तरीके से ग्लूकोज सप्लाई जा रहा है। अब यहां से तो ग्लूकोज सप्लाई चलता ही चला जा रहा है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट खाते ही चले जा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज मिला और ग्लूकोज सेल को सप्लाई चल रहा है। अब यहाँ पे सेल को इतना ही ग्लूकोज चाहिए था, अब ज्यादा ग्लूकोज नहीं, लेकिन फिर भी ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज घूम रहा है। खूब सारा ग्लूकोज घूम रहा है तो ये जो ब्लड वेसल है ये घूम फिर के वापस आएगा। ये ब्लड वेसल्स घूम फिर के वापस आएगा और वापस आके बोलेगा, जिस तरीके से वो खाना पकड़ाने वाला पर्सन वापस घूम फिर के आएगा और वो जो भी सामान लेके गया तो वापस लेके आएगा। ऐसा तो है नहीं फेंक के आएगा। अब ये ग्लूकोज है वो इंपॉर्टेंट पार्टिकल, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो अपन बाहर नहीं फेंक सकते ऐसे ही। तो ऐसे केस में ये ब्लड सप्लाई जब वापस ग्लूकोज लेके आएगी तो ग्लूकोज बोलेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मैं बाहर चला जाऊं, तो बोलेंगे नहीं बाहर नहीं जा सकता तू यहाँ पे रुक थोड़ी देर। इसे रोकते हैं, फिर अपन इसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए अपन जाते हैं एक तो मसल सेल के पास में, एक तो जाते हैं अपन मसल सेल के पास में और एक जाते हैं अपन लीवर। तो लीवर को मैं लेके यहाँ पे समझा देता हूँ कि लीवर में क्या होता है। लीवर के पास में जब अपने पास में बहुत सारा ग्लूकोज है तो अपन गए लीवर के पास में और लीवर से जाके बोला कि यार ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में है, आपके पास में खाली जगह है तो इसे रख लीजिएगा। तो लीवर बोलता है कि नहीं मैं नहीं रख सकता, ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में मैं नहीं रख सकता, मेरी सेल इसे यूज कर लेगी या फिर इतना यूज मेरे सेल के लिए नहीं काम का है। तो वो बोलता है कि आप एक काम करो, ग्लूकोज को किसी ऐसे पॉलीमर जैसा एक कंडीशन बना के लाओ और उसमें लाके आप यहां पे रख दो तो मैं आराम से स्टोर कर लूंगा। तो ये क्या होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो यहाँ पे आ गया होता है उसका एक ग्रुप बन जाता है और एक ग्रुप जो बनता है इसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, जन यानी होता है जनरेट करने वाला। ये आगे जाके ग्लूकोज वापस जनरेट करेगा क्योंकि अभी एक कॉम्प्लेक्स बन गया वापस। एक बात मेरे ध्यान से सुनते जाना आप, इसमें हुआ क्या है, इसमें एक रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, यहां पे एंजाइम आया था कि नहीं आया था, एंजाइम आके इसको ब्रेक डाउन किया। जैसे मैं बोलता हूं स्टार्च खाया, सैलाइवरी एमाइलेज आया, सैलाइवरी एमाइलेज ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। ये एक रिएक्शन, जैसे मैं बोलता हूं कि ए से बी बन गया, ए से बी बन गया, कोई एंजाइम का एनरोलमेंट यहां पे आया। फिर क्या हुआ, बी से वापस क्या बना, बी से सी बना। ये भी तो एक रिएक्शन है भाई, ग्लूकोज वापस कंबाइंड होकर क्या बन गया, ग्लाइकोजन। देखो पॉलीमर था, मोनोमर बना, वापस पॉलीमर जैसी कंडीशन बन गया। जब एक बड़ा पार्टिकल टूटता है और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होता है तो इसे अपन बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अपनी बॉडी में रिएक्शन चलती है तो किसी भी पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जहां पे होता है वहां पे बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिज्म हुआ,
कैटाबोलिज्म के बाद में देखना क्या हुआ, छोटे पार्टिकल वापस बड़ा पार्टिकल बन रहे हैं, इसे अपन बोलेंगे एनाबोलिज्म। एना यानी होता है बॉडी, एना यानी बॉडी होता है, आपको दिमाग में रखना है, एना यानी बॉडी होता है, बोलिज्म यानी फॉर्मेशन, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यानी कट बन जाना, कट का फॉर्मेशन, कट यानी छोटे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, कैटाबोलिज्म यानी ब्रेक डाउन, एनाबोलिज्म यानी बॉडी का फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे वापस ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, ऐसी हजारों रिएक्शन अपनी बॉडी में चलती है, हजारों रिएक्शन के टोटल सम को अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर हो सकती है क्या? हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर हो सकती है। कैसे? आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्टार जो आलू होता है उस पे अगर अपने सलाइवरी एमाइलेज उस पे डालते हैं तो उसका डाइजेशन होना चालू हो जाता है। इसका मतलब एंजाइम, पर एंजाइम जो होता है वो लिविंग बॉडी में होता है। आपने सलाइवा उस पे डाला तो उसका डाइजेशन हो गया, थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज उस पे एक्ट कर गया। इसका मतलब कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर काम कर सकती है, बॉडी से बाहर चल सकती है। पर क्या मुझे बताओ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर चल सकती है क्या? तो मैं बोलता हूं नहीं चल सकती। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बॉडी से बाहर हो सकती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की जो चेन है वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं चल सकती, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर नहीं चल सकती। इसका मतलब टोटल सम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आगे जाके फिर से रिएक्शन होगी वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये एक चेन बन जाती है जिसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की चेन। और टोटल सम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ही तो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। मुझे बताओ मेटाबॉलिज्म बॉडी से बाहर हो सकता है क्या? मेटाबॉलिज्म बॉडी से बाहर नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है क्या? हो सकती है। एक एग्जांपल यहाँ पे और बता देता हूं, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या डालते हैं? एग सेल डालते हैं, इसके बाद में स्पर्म सेल डालते हैं, स्पर्म सेल डालने के बाद में क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट, मुझे बताओ स्पर्म सेल लिविंग है कि नहीं है? लिविंग है। एग सेल लिविंग है, लिविंग है तभी तो लिविंग जाइगोट बनेगा। मुझे बताओ ये पूरा सिस्टम लिविंग है क्या? नहीं है। ये आउट ऑफ बॉडी हुआ कि नहीं हुआ? नॉन लिविंग पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बॉडी से बाहर हो रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये लिविंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं लिविंग रिएक्शन बोल सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकता हूं, लेकिन ये बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों जगह परफॉर्म कराई जा सकती है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद में कंटिन्यू चलने वाली जो रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बॉडी से बाहर परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किसी भी लिविंग बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही है, उसके साथ में वो डिफाइनिंग फीचर भी है। मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी से बाहर चल ही नहीं सकता। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी में अंदर चलने वाला रिएक्शन है, तो ये लिविंग बॉडी में मिल सकता है, ये नॉन लिविंग बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से अंदर भी चल सकती है, बॉडी से बाहर भी चल सकती है, लेकिन मैं ऐसे बोल दूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, तब वो क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। अदरवाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलने के बेस पे मैं ये नहीं बोल सकता कि वो डिफाइनिंग फीचर है। समझ गए मेरी बात? ये हुआ मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो टॉपिक का नाम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं कि एक वर्ड आया है यहां पे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब हिंदी में होता है चेतना। चेतन हो कि नहीं आप? चेतन, चेतन मतलब होश में हो कि नहीं? सिंपल सा मीनिंग है, होश में हो कि नहीं। होश में होने का मतलब क्या है? आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेंस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कि आपके आसपास में सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा, आपको पता चल रहा है, बारिश हो रही है आपको पता चल रहा है, कोई ने आप पे केमिकल छिड़क दिया तो आपको पता चल रहा है सेंसेशन से, कोई जोर से साउंड आया है तब आपको पता चल रहा है। इसका मतलब सराउंडिंग में जो कुछ भी आपके सामने इवेंट चल रही है उसका आपको सेंस हो रहा है, उसका स्टिमुलस आपकी बॉडी कैच कर पा रही है। इसे ही बोलते हैं होश में रहना, और इसे क्या बोलते हैं अपन? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये कॉन्शियसनेस जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फील कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके होश में नहीं है। इसका मतलब कौन भी होश में है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होश में है। होश में होने का मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि एक टेबल है या फिर एक मार्कर है, पेन है, जो भी है, ये कभी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके होश में नहीं रहते। इस मार्कर को कभी नहीं पता चलता कि बाहर सर्दी ज्यादा है कि गर्मी ज्यादा है, इसे फील ही नहीं होता।
अगर फील होता तो ये एक जगह से दूसरी जगह चल पा रहा होता। लेकिन मुझे बताना, क्या प्लांट में कॉन्शियसनेस होता है क्या? कई बच्चे बोलेंगे नहीं होता, लेकिन होता है। टच मी नॉट प्लांट देखा आपने? टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करोगे तो वो ऐसे झुक जाएगा। उसके बाद में बोला कि बहुत सारे जब प्लांट होते हैं और उसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो गया सराउंडिंग में, तो उसकी जो लीफ होती है वो प्लेसिड हो जाती है, ऐसे थोड़ी सी ऐसे अलस जाती है। और मैं बताता हूं आपको, सुबह सुबह गार्डन में जाते हो, गार्डन में जाया करो, गार्डन में जाते हो तो ऐसे सुबह सुबह जब सनलाइट आती होती है तो ऐसे फूल एक्सपोज हो रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं। क्या सारे बच्चे तुम जाके उन फूल्स को यहाँ पे जाके खोल के आते हो कि हाँ चलो सुबह हो गई है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। प्लांट जैसे ही वो लाइट का सेंसेशन लेते हैं और खिल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। प्लांट में कॉन्शियसनेस है, अपन में है, ये डॉग में, काऊ में, सब में कॉन्शियसनेस है। सबको गर्मी सर्दी का पता चलता है। क्या बैक्टीरिया में कॉन्शियसनेस है क्या? क्योंकि बैक्टीरिया तो लिविंग है। हाँ, बैक्टीरिया में भी कॉन्शियसनेस है। आपको मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा या फिर सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब अपन बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि बैक्टीरिया जब एडवर्स कंडीशन में होता है तो अपने चारों ओर एक स्पोर बना लेता है। बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक लेयर बना लेता है जिसे अपन हार्ड लेयर बोलते हैं, जिसे अपन कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल लेयर बना लेता है जो हार्ड लेयर होती है। एडवर्स कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में इस लेयर को ये वापस स्मूथ लेयर में कन्वर्ट कर लेता है जिसे अपन स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर बनना एक तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस में जिंदा रहने की कोशिश है और यही कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस नहीं मिलता है। इससे एक बड़ा वर्ड आता है, इससे एक बड़ा वर्ड आता है और उसका नाम है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करूं तो एक हायर लेवल का एक बेटा जो टर्म आता है जो ओनली और ओनली किस में मिलता है? मैं बोलता हूं ओनली और ओनली मिलता है वो इंसान में। इंसान में मिलता है। ये इंसान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंसान वो होता है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस में कौन आता है? कॉन्शियस में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जानवर आ गए। एक ह्यूमन भी एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक जानवर ही है, उसमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसने ऊपर वाले ने या फिर किसी भी एनर्जी ने उसे एक स्पेशल कैरेक्टर दिया जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इंसान में होता है, जानवर में नहीं होता है। इंसान में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इंसान समझ पाता है सही गलत क्या है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब यही है, सही गलत क्या है। होश में हो, सही पता चल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है कम है, लेकिन आप ऐसे होश में हो कि आप जब गर्मी लगती है तो आपने पंखा बनाया, जब गर्मी लगी तो आपने एसी बनाया, आपने कूलर बनाया और आपने बहुत सारी प्लांटिंग लगाई, प्लांट किया, तो आपको पता लगा कि सही डायरेक्शन यही है। सही डायरेक्शन में जाना सेल्फ कॉन्शियसनेस है। यही इंसान का कैरेक्टर है। अगर इंसान हो के इंसान दिखता है और फिर वो हरकतें जानवरों वाली करता है, इसका मतलब वो सही गलत में अगर फर्क नहीं करता तो वो जानवर से कम नहीं होता। क्योंकि जानवर में और इंसान में एक ही फर्क है कि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, इंसान में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, जानवर में सिर्फ वो सिर्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो अगर आप भी अपने निजी लाइफ में, ये पर्सनल लाइफ में अगर ऐसी हरकतें करते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप नीट की 2 बार तैयारी कर चुके हैं, चाहे 3 बार तैयारी कर चुके हैं, या फिर आप फ्रेशर बच्चे हैं, तो अगर आप में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर आप इंसानियत नहीं रखते हैं, तो आप जानवर से कतई कम नहीं है। क्योंकि जानवर सारे काम करता है, आपके जैसे सारे काम करता है। वो खाना खाता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नई प्रोजेनी बनती है, सब कुछ होता है आपके जैसा। लेकिन वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। वो सही गलत में फर्क आप कर सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट में अगर आप घूमने गए और एक टाइगर को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, आप समाज में बहुत सारे लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा वो डिसाइड नहीं करता। उसे क्या दिख रहा है? सिर्फ खाना दिख रहा है और आपको खा जाएगा। सही गलत में फर्क नहीं करता है। उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसे भूख लग रही है। भूख ये क्या है? एनवायरमेंटल सेंसेशन है जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने को उसे स्टिमुलेट करता है, बस ये कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? उसी टाइगर की जगह अगर कोई इंसान होता तो वो आपको मारता नहीं, वो आपको खाता नहीं। ये उसमें क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वो सही गलत में फर्क करना जानता है। ये था कॉन्शियसनेस। उसके बाद में लास्ट है और वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो कि हर एक बॉडी में क्या मिलता है यार? हर एक बॉडी में सेल मिलता है और सेल को अपन फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं। सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रेजेंट है
तो वो लिविंग है और नहीं है तो वो नॉन लिविंग। इसका मतलब देखो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस है? नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में मिलता है। तो ह्यूमन को छोड़ के फिर बाकी सभी नॉन लिविंग थोड़ी हो गई। कॉन्शियसनेस लिविंग ये डिफाइनिंग फीचर, सेल एक डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ में ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, इरिवर्सिबल ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। बाकी ग्रोथ सिंपली टर्म में डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये आपको यहां तक मेरे हिसाब से, और ये कुछ बातें यहाँ पे लिख रही है सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद में हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन अपन किसी भी चीज को आगे कैरी करते जाते हैं और अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद में बोलता है अडेप्टेशन थ्रू इवोल्यूशन, कि नेचर में जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपन अपने आप को ढालते जा रहे हैं और इस नेचर में सर्वाइव करते चले जा रहे हैं। ये भी एक लिविंग का फीचर है, ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में सारी बातें समझने के बाद में मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ क्या है। लाइफ को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, वो कंपोज्ड ऑफ सेल होता है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, टिश्यू लेवल देखा, जैसे प्लांट में मैक्सिमम लेवल टिश्यू लेवल होता है, एनिमल्स में बहुत सारे लेवल जो ये सेलुलर ग्रेड सिस्टम होता है, टिश्यू लेवल होता है और ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। तो अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है एक लिविंग बॉडी में। उसके बाद में लिविंग थिंग्स आर यूज एनर्जी। लिविंग थिंग्स एनर्जी यूज करती है। वो एनर्जी को किस तरीके से, वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है या फिर किसी भी तरीके से वो एनर्जी यूज कर रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग चीजें एनर्जी यूज नहीं कर रही होती है। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड करती है, कॉन्शियसनेस रखती है, नॉन लिविंग नहीं रखता है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। लिविंग थिंग्स ग्रोथ करती है और इंटरनल ग्रोथ करती है और डेवलप होती चली जाती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी यही कहती है कि वो एडेप्टेशन लेती है इवोल्यूशन के थ्रू। उसके बाद लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाती रहती है, अपने जैसे सेम टाइप के। उसके बाद में लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स इस नेचर में रहने के लिए कुछ ना कुछ चेंजमेंट अपने आप में करती रहती है और इस नेचर में कंटिन्यू सर्वाइव करती जाती है। डार्विन की एक थ्योरी भी बोलती है कि सर्वाइव वही करता है जो फिट रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो होती है वो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी है। ये मैंने आपको लिविंग समझाने की कोशिश करी है। लिविंग आपको समझ में आ गया होगा। डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन यहां से एक बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आती है कि हाँ ये हो गया। अब लिविंग आपको समझ में आया ना, तो मैं आपको सबसे पहले अब पढ़ाने वाला हूं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, सेल कैसे इस नेचर में आया और किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। सेल वाला चैप्टर खत्म करेंगे और फिर एक बायोलॉजी की एक बढ़िया तरीके से लिंक बनाएंगे और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते जाएंगे। कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं दिखी होगी जो रटनी होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिकॉल करके देखिएगा। बहुत इजी चीजें हैं, ये आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।